Hello friends, welcome to Learning Sessions and today in this video we are going to discuss about the bank promotion. So जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए ताकि जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट कर पाएं एंड इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड आल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो. सो बैंक प्रमोशन की जो क्लास सीरीज है डेट स्टार्टेड इटसेल्फ फ्रॉम 1st of January 2021 एंड वी विल बी कवरिंग द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस इन द वीडियोस टू कम. सो जल्दी से वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं. तो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट में हमने कवर किया था टॉपिक रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स इन द बेसल 3. तो इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन रिजर्व जो कि कॉमन इक्विटी टीयर 1 का पार्ट है, पहले वो टीयर 2 में होता था, लेकिन अब इसको CET 1 में यहाँ पर कंसीडर किया जाता है एट 55% डिस्काउंट. 55% डिस्काउंट के ऊपर इसको CET 1 में अब डिस्कस किया जाता है. फर्दर जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व्स हैं इनको भी CET का पार्ट बनाया गया है एंड डेफर्ड टैक्स एसेट्स जो हैं ये भी CET का पार्ट हैं. ओके एंड फर्दर उसके बाद पढ़ते हैं रिगार्डिंग द और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. तो इसमें लाइक वी डिस्कस्ड कि बेसल 3 के केस में बेसल 3 के केस में काफ़ी चीज़ें नई शुरू की गई हैं, काफ़ी कंसेप्ट नए लाए गए हैं. जैसे उसमें एक नया कंसेप्ट है रिगार्डिंग द कैपिटल कंजर्वेशन बफर CCB. तो यहाँ पर बेसल ने जो बेसल है इन्होंने गाइडलाइन दी, बेसल ने गाइडलाइन दी कि जब आपका बेहतर दौर चल रहा है, जब समय सही चल रहा है, तो सही समय के चलते हुए आप अलग से एक अपना बफर क्रिएट कर लीजिए, अलग से अपने पास एक और कैपिटल मेंटेन कर लीजिए. क्योंकि आपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के हिसाब से जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है पिलर के हिसाब से, उसके हिसाब से तो आपने कैपिटल को मेंटेन किया ही हुआ है, लेकिन उनके अलावा आप अलग से भी क्या कर लीजिए, जो कैपिटल है उसका एक बफर मेंटेन कर लीजिए. तो यहां पर CCB के तहत कहा गया कि आप 2.5% मिनिमम 2.5% का CCB क्रिएट कर लीजिए. एंड इस CCB में रहेगा क्या, ये रहेगा हमारे पास कॉमन इक्विटी टीयर 1 में जो कंपोनेंट थे जो CET 1 के कंपोनेंट थे, वही कंपोनेंट्स के थ्रू ये बफर जो है CCB जो है उसे क्रिएट किया जाएगा. CET 1 के जो कंपोनेंट थे उन्हीं के थ्रू ये जो बफर है इसे क्रिएट किया जाएगा. ठीक है, तो डेट वाज रिगार्डिंग इट. तो यहां पर ये जो बफर था इसे एक ही दम से क्रिएट नहीं किया जाना था. ये नहीं था कि बैंक्स को एकदम से ही बेसल 3 को इंप्लीमेंट करते हुए कहा जाएगा कि आप 2.5% का अलग से बफर क्रिएट कर लीजिए रिस्क वेट एसेट्स का, क्योंकि काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है. ठीक है, तो एकदम से नहीं कहा जाएगा. तो यहां पर डिफरेंट ट्रेंच रखे गए थे, यानी कि अलग अलग वे में आपको बेसिकली यहां पर जो कैपिटल था उसको मेंटेन करना था, एक ही बार में नहीं करना था. गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आप 0.625% के 4 ट्रेंचेस में आप इनको कवर करेंगे, 2.5% को कवर करेंगे. तो 3 ट्रेंचेस जो हैं उनका टाइम यहां पर हो चुका है, यानी कि 3 ट्रेंचेस के इक्वल जो अमाउंट है उसे यहां पर कवर किया जा चुका है ऑलरेडी इन द CCB, दैट इज 1.875. 2.5% में से 1.875% जो है यहां पर CCB जो है वो ऑलरेडी मेंटेन किया जा चुका है. लास्ट जो ट्रेंच था उसका यहां पर आपके पास डेडलाइन थी 31st of March 2020, 31 मार्च 2020 तक का था. लेकिन कोविड पेंडेमिक सिचुएशन के कारण यहां पर इसे फर्दर आगे एक्सटेंड किया गया अप टू 30th of September 2020, अप टू 30th of September 2020. उसके बाद अगर कोई अपडेट आता है सो श्योरली आई विल लेट यू नो अबाउट इट. ओके, तो अभी के लिए, लेकिन इसके रिगार्डिंग यहां पर क्वेश्चन आता नहीं, जनरली आपको एक यहां पर आइडिया दे रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो मेनली जो क्वेश्चन रहता है वो इसी चीज के रिगार्डिंग रहता है कि कितने परसेंटेज मेंटेन करना है. उसके बाद जो क्वेश्चन रह सकता है यहां से, डेट कुड बी रिगार्डिंग कि इसमें जो कैपिटल रहती है वो बेसिकली कौन सी इक्विटी से रहती है. तो कॉमन इक्विटी कैपिटल जो रहती है, जो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल है, वो इसमें कंस्टिट्यूट होती है CCB के केस में. फर्दर इट इज अ कंसेप्ट रिगार्डिंग द काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर. काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर का मतलब क्या है कि अगर बैंक्स के द्वारा एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यहां पर एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, हम यहां पर एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. ठीक है, पूरी की पूरी इकोनॉमी की, यानी कि माइक्रो लेवल के ऊपर बात नहीं कर रहे कि बैंक ने कितना लोन दिया, पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि एक इकोनॉमी ने कितने लोन दे रखे हैं, एक इकोनॉमी में जो बैंक्स हैं उन्होंने कितने लोन दे रखे हैं. तो उसके केस में यहां पर
अगर पूरे के पूरे यहां पर बैंकिंग सिस्टम में देखें, लोनिंग अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, जरूरत से ज्यादा लेंडिंग हो जाती है अगर, तो लेंडिंग जरूरत से ज्यादा होना बेसिकली अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक्सेसिव लेंडिंग अपने आप में एक बहुत ज्यादा रिस्क है। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए आपको सिस्टम रिस्क को आपको बेसिकली इनहिबिट करना है, उसको मिटिगेट करना है, उसको कवर अप करना है। उसके लिए आपको अलग से एक काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को मेंटेन करना होगा। एंड ये भी आपका कॉमन इक्विटी के जो कंपोनेंट है ना, उन्हीं से कवर होगा। एंड इसकी जो रेंज होगी वो भी 0 से 2.5% होगी। लेकिन ये तब कवर किया जाना है जब यहां पर लैंडिंग जो है, सिस्टम बेस्ड जो ओवरऑल लैंडिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, एक्सेसिव लैंडिंग हो जाएगी, यानी कि लेवरेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक ना टर्म यूज करते हैं हम, लेवरेज। लेवरेज लेवरेज का मतलब रहता है कि लाइकवाइज मेरे पास जो पैसे हैं, मेरे पास जो पैसे हैं वो हैं 10 रुपए, वो हैं 10 रुपए, लेकिन मैंने 10 रुपए से फर्दर आगे जो लैंडिंग की, 10 रुपए से फर्दर जो मैंने आगे लैंडिंग की वो कर दी 30 रुपए की। तो 10 रुपए के बदले में मैंने 30 रुपए यहां पर खड़े कर दिए। तो ये बेसिकली क्या है, लेवरेज है। मैंने अपने जो एसेट क्रिएट किए अपनी लाइबिलिटी से, वो कहीं ज्यादा क्रिएट कर लिए, लेकिन मेरे ऊपर जो लाइबिलिटी है अब वो अल्टीमेटली एक रिस्क बन गई है। ये मेरे एसेट बेसिकली मेरे लिए एक रिस्क बन गए हैं, क्योंकि यहां पर मैंने इनको लेवरेज ज्यादा दिया है। लेवरेज कहने का मतलब है कि मैंने कई फोल्ड्स तक, यानी कि कई गुना ज्यादा तक यहां पर इसे इस्तेमाल किया है। ठीक है, सो बेसिकली जो लेवरेज है अगर ज्यादा हो जाती है तो यहां पर जो सिस्टम रिस्क है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए नेशनल सर्कमस्टांसेस के बिहाफ पर 0 to 2.5% का काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर जो है उसे मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में फिलहाल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, so that was regarding the CCB, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, that is ट्रिपल CB। ओके, तो उसके बाद बात पढ़ते हैं रिगार्डिंग द लेवरेज रेशो। तो लेवरेज टर्म के बारे में हमने सुना। तो लेवरेज रेशो क्या है कि जब आप एक्सेसिव आपने ऑन या फिर ऑफ बैलेंस शीट लेवरेज कर दी है सिस्टम में, ऑन बैलेंस शीट या फिर ऑफ बैलेंस शीट लेवरेज कर दी है सिस्टम में। ऑन बैलेंस शीट का मतलब क्या, जैसे अभी पीछे एक फ्रॉड सुनने को मिला था, बैंक का नाम नहीं लूंगा यहां पर, पीछे एक फ्रॉड सुनने को मिला था, डेट वाज रिगार्डिंग कि कागजों में एंट्रियां होती जा रही हैं, सिस्टम में बिल्टअप नहीं हुई थी, तो उसके कारण एक ही पर्सन को जो लैंडिंग थी वो काफी ज्यादा चली गई थी। एक ही पर्सन को लैंडिंग थी जो वो काफी ज्यादा चली गई थी। तो ओवरऑल एक यहां पर सिस्टम क्रिएट हो गया था जहां पर आपके पास जो वैल्यू है वो 10 करोड़ की है, लेकिन जो लैंडिंग हो गई वो होगी 100 करोड़ की। ठीक है, यानी कि आपके पास डिपॉजिट है 10 करोड़ की, लेकिन जो लैंडिंग है वो हो गई 100 करोड़ की। ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? अब आपने की नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग, आपने की नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग, तो एकदम से तो फंड्स आपके कहीं जाएंगे नहीं। अगर लाइबिलिटी आपकी क्रिस्टलाइज होगी आगे जाकर, यानी कि जब डिफॉल्ट होगा कंडीशन में, तभी आपकी जो यहां पर लाइबिलिटी है वो क्रिस्टलाइज होगी। तो यहां पर नॉन फंड बेस्ड आपकी लाइबिलिटी थी वो बढ़ती गई, वो अल्टीमेटली आपकी यहां पर इंक्रीज होती गई है। तो उसके कारण यहां पर बेसिकली आपका लेवरेज जो था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह के रिस्क को कवर अप करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनको भी कवर किया जाए, क्योंकि जो 2008 का क्राइसिस हुआ था ना, उस टाइम पर भी यही रहा था। 2008 के क्राइसिस के दौरान भी यही रहा था कि जो अंडरलाइंग वैल्यू थी आपके एसेट्स की वो काफी कम थी, यानी कि लेवरेज किया गया था। जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू है, लाइकवाइज यहां पर एक हाउसिंग लोन दिया गया, यहां पर कुछ एक वैल्यू थी, उस हाउसिंग लोन की कुछ एक वैल्यू थी। यहां पर मान लीजिए इस घर की वैल्यू जो थी वो इनिशियली थी 40 लाख रुपीज की, 40 लाख रुपीज की वैल्यू थी, लेकिन यहां पर इसे लेवरेज किया गया। लेवरेज क्यों किया गया? जैसे मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की इंक्रीज होती गई, लेकिन अल्टीमेटली जो सिनेरियो था वो ये था ना कि वैल्यू तो इसकी इतनी ही है, 40 लाख की है। तो यहां पर मार्केट कंडीशंस होने के कारण मान लीजिए इसकी जो यहां पर इनहैंस्ड वैल्यू थी, डेट केम आउट टू बी 75 लाख। इसी सेम प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट कंडीशंस के कारण, डिमांड सप्लाई के कारण जो वैल्यू थी वो थी 75 लाख की। तो यहां पर 75 लाख की प्रॉपर्टी के बदले में बैंक ने लोन दे दिया 60 लाख का, बैंक ने 60 लाख का लैंडिंग कर दी। यहां पर सिनेरियो क्या है? सिनेरियो क्या है यहां पर कि आपके पास एक घर था, एक प्रॉपर्टी थी जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 40 लाख की। 40 लाख की प्रॉपर्टी को यहां पर मार्केट सिचुएशंस के कारण उसकी वैल्यू बढ़ती बढ़ती बहुत ही कम समय में 75 लाख की होगी। 75 लाख के ऊपर बैंक ने यहां पर लोन दे दिया 60 लाख का। यहां पर जब मार्केट क्राइसिस आया तो यहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू रह गई सिर्फ और सिर्फ 30 लाख की,
यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उससे भी कम रहेगी। अब जो यहां पर जिस पर्सन को लोन दिया गया था 60 लाख का, वो कहेगा कि बैंक प्रॉपर्टी ले ले क्योंकि मैं अपना लोन नहीं दे पाऊंगा। उसके कारण अल्टीमेटली एक रिस्क यहां पर क्राइसिस शुरू हो गया। एंड इसी तरह से ये क्राइसिस बढ़ता बढ़ता 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो यहां पर बन गया था। अब बेसिकली ये पूरा सिनेरियो समझाने का मेरा मतलब क्या है यहां पर, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू जो थी वो लेवरेज्ड वैल्यू थी। लेवरेज्ड वैल्यू के ऊपर यहां पर बेसिकली लेंडिंग की गई थी। लेवरेज्ड वैल्यू के ऊपर यहां पर लेंडिंग की गई थी। ये था फंड बेस्ड का सिस्टम, ये और ये वाली एग्जांपल थी यहां पर नॉन फंड बेस्ड का सिस्टम। ठीक है, तो जहां पर ऑन बैलेंस शीट या फिर ऑफ बैलेंस शीट लेवरेज रहती है बैंकिंग सिस्टम को, जिसके कारण क्राइसिस हो सकता है, तो उसे कवर अप करने के लिए यहां पर कहा गया कि आपके पास एक सिंपल, ट्रांसपेरेंट, नॉन रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी लेवरेज रेशियो होनी चाहिए। आपके पास एक यहां पर सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी लेवरेज रेशियो को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, यानी कि जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी इन सप्लीमेंट नॉन रिस्क बेस्ड लेवरेज रेशियो को कवर करने के लिए, वहां पर आपको कैपिटल जो है उसके लिए भी मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, एंड इट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। फर्दर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इट इज एलसीआर। एलसीआर इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, सो बेसल कमेटी डिजाइन द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल लिक्विडिटी रेगुलेशंस। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो से मतलब क्या है कि अगर मैंने अगले 30 दिन का मैंने अपना ब्यौरा देखना है, 30 दिन का ब्यौरा देखना है, तो ये किस हिसाब से देखा जाता है, ये बकेट सिस्टम रहता है। जैसे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट रहती है ना, तो यहां पर क्या रहता है, डिफरेंट बकेट्स रहती है, डिफरेंट बकेट्स रहती है। बकेट्स का कहने का मतलब है कि जिनमें हम रेजिडुअल मैच्योरिटी के हिसाब से ना, कि आपके पास जो डिपॉजिट हैं उनमें कितनी वॉलेटिलिटी है, यानी कि कितने आपके डिपॉजिट जो है डेली बेसिस पर आपके आउट हो रहे हैं, कितना पैसा आपके पास आ रहा है। तो यहां पर रेजिडुअल जो मैच्योरिटी वैल्यू रहती है उनके हिसाब से, आप बकेट्स के हिसाब से जो आपके एसेट लायबिलिटी है उनको आप मैच करते हैं, उनको आप आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एलसीआर का मतलब क्या है कि आप किस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, यानी कि 30 दिन के दौरान अगर आपके जो फंड्स हैं 30 डेज के पीरियड के दौरान जो भी विड्रॉल्स होने वाले हैं उनके लिए आपके पास कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है, एंड उस लिक्विडिटी के जो साधन है वो कौन से रहेंगे, आपके पास जो साधन है वो कौन से रहेंगे। तो यहां पर एक टर्म सामने आती है, डेट इज HQLA, डेट इज हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, हाई क्वालिटी लिक्विड का मतलब क्या है कि जिनकी लिक्विडिटी ज्यादा है, जिनकी लिक्विडिटी बेहतर है। तो आपके पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स कितने हैं उनके हिसाब से आप देखते हैं। तो जहां पर हम बात करते हैं रिगार्डिंग 30 डेज के, 30 डेज के बारे में, कि 30 दिन के दौरान आपका कैश का कितना आउटफ्लो होने वाला है नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज में। ठीक है, अगर स्ट्रेस कंडीशन आती है उस केस में, अगर स्ट्रेस कंडीशन आती है उस केस में, नॉर्मल कंडीशंस के दौरान नहीं बात कर रहे। तो एलसीआर का सामना हम कब करते हैं, एलसीआर का सामना तब करते हैं जब आपके स्ट्रेस कंडीशन चल रही है। जब स्ट्रेस कंडीशन चल रही है यानी कि क्राइसिस का माहौल है, क्राइसिस का माहौल है, तो क्राइसिस के माहौल के दौरान जब बैंक में ऑलरेडी दिक्कतें चल रही हैं लिक्विडिटी को लेकर, तो अगले 30 दिन के लिए आपके पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट कितने अवेलेबल हैं, आपके पास पैसों का भुगतान करने के लिए हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स कितने अवेलेबल हैं। तो उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, एलसीआर कहते हैं। ठीक है, सो आपके पास जो स्टॉक है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स का डिवाइडेड बाय कि जो आपके टोटल नेट कैश आउटफ्लो होने वाले हैं अगले 30 कैलेंडर डेज में, अगले 30 कैलेंडर डेज में, डेट इज इक्वल टू योर एलसीआर। इसी तरह से जब लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो उसे रेशियो को हम कहते हैं NSFR, डेट इज नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो एलसीआर रहती है आपके 30 दिन के समय के लिए, जब स्ट्रेस पीरियड के दौरान आपने ये देखा कि अगले 30 दिनों में कौन कौन से विड्रॉल होने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग आपके पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट कितने हैं, तब उसे हम कहते हैं एलसीआर। लेकिन जब 30 दिन से ज्यादा समय पीरियड हो तो वहां पर लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आप कौन से हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स को मेंटेन कर रहे हैं डिफरेंट हॉरिजन के लिए। डिफरेंट हॉरिजन का मतलब है कि 3 महीने के पीरियड के लिए हो सकता है, 3 मंथ पीरियड के लिए हो सकता है, या फिर 1 ईयर पीरियड के लिए हो सकता है, 2 ईयर पीरियड के लिए हो सकता है। सो डिफरेंट टाइम हॉरिजन्स के लिए आप इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज कवर्ड अंडर द NSFR, दैट इज कवर्ड अंडर द NSFR। एंड फर्दर जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं इनकी फर्दर लेवल होते हैं, लेवल 1 एसेट्स हैं, लेवल 2 एसेट्स हैं। ओके, तो इतना डीप में हम फर्दर नहीं जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल्स आर नॉट नीडेड ओवर हियर, सो वी विल नॉट बी कवरिंग हियर। तो फर्दर उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द पिलर 2।
उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द पिलर 2। तो पिलर 1 में हमने देखा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में। पिलर 2 इट इज रिगार्डिंग द सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। पिलर 2 इट इज रिगार्डिंग द सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। तो बेसिकली जो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस है, अब आपने रेगुलेशंस तो बना दी, लेकिन उनको यहां पर सुपरवाइज करना भी तो जरूरी है कि उन्हें फुलफिल किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। तो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस जो है ये इंश्योर करता है कि जो भी रिस्क हैं किसी बैंक के बिजनेस में, क्या उनके रिगार्डिंग जो भी कैपिटल को मेंटेन किया जाना था, एडिक्वेट कैपिटल को मेंटेन किया जाना था, क्या उस कैपिटल को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस क्या है कि आपको रेगुलेशंस तो बता दी कि आपने क्या क्या करना है, लेकिन उसके रिगार्डिंग क्या आप वो चीज को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर इस चीज को इंश्योर करना है। तो यहां पर दो चीजें रहती हैं, दो कंपोनेंट है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के। एक तो आपके पास है आईसीएएपी, दूसरा है आपके पास एसआरईपी। आईसीएएपी है आपके पास इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस, एंड दूसरा कंपोनेंट आपके पास सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। ये दोनों कंपोनेंट किसके हैं? एसआरपी के कंपोनेंट हैं, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के कंपोनेंट। तो एसआरपी है यहां पर, जो सेकंड आपका पिलर है दैट इज एसआरपी, एंड यहां पर दो कंपोनेंट है, एक है आपके पास आईसीएएपी एंड दूसरा कंपोनेंट है आपके पास यहां पर सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। ठीक है, तो आईसीएएपी जो है दैट इज रिगार्डिंग कि जो आपके इंटरनल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी आपने मेजर्स लेनी है कि किस तरह से आपने कैपिटल को मेंटेन करना है, उसके रिगार्डिंग है, ये उसके बारे में। ठीक है, लेकिन जो एसआरईपी है ये बेसिकली एक रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। यानी कि जब यहां पर फाइनेंशियल रिव्यू किया जाता है ना, यहां पर एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन की जाती है आरबीआई के द्वारा बैंक की, तो उसके दौरान एसआरईपी का प्रोसेस भी किया जाता है। यानी कि जो भी रिव्यू है आईसीएएपी का, गाइडलाइंस का, प्रोसीजर्स का, मेजर्स का, उनका भी रिव्यू यहां पर साथ में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर मेन चीजें क्या रहती हैं कि जो भी ओवरऑल यहां पर कैपिटल थी, क्या उसे यहां पर बैंक्स के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, फर्दर जो भी आईसीएएपी की यानी कि बैंक के जो भी इंटरनल प्रोसीजर्स हैं, जो भी यहां पर गाइडलाइंस हैं जिनके अकॉर्डिंग यहां पर चला जाना है। तो दो चीजें हैं, एक तो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि जो सुपरवाइजर बैंक है यहां पर इंडिया में, उसने गाइडलाइंस दी, एक तो वो हो गया। दूसरा बैंक जो है इंटरनली यहां पर देखता है कि मेरे खुद के ऊपर कितने रिस्क अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से कैपिटल मेंटेन करता है। तो दोनों के हिसाब से यहां पर जो चीजें हैं उनको एक्यूमुलेट करके इंस्पेक्ट किया जाता है इन द एसआरईपी। ओके, so that is SREP, supervisory review and evaluation process. So that was regarding the pillar 2. Okay, उसके बाद बात करते हैं regarding the pillar 3. तो pillar 3 है that is regarding the market discipline. अब market discipline कैसे होगा? जब आप क्या करेंगे? डिस्क्लोजर्स करेंगे। एंड मार्केट डिसिप्लिन यानी कि जो पिलर 3 है ना, ये सपोर्ट करता है पिलर 1 को एंड पिलर 2 को। अब पिलर 1 एंड पिलर 2 कैसे यहां पर सपोर्ट करता है? अब पिलर 1 में यहां पर आरबीआई ने कह दिया कि आपको मिनिमम जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, मिनिमम जो रेगुलेशंस हैं, कैपिटल है, उन्हें मेंटेन करना है। पिलर 2 में यहां पर आपको पता लग गया कि आपने जो भी इंटरनल गाइडलाइंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको बनाना है। अब उसके रिगार्डिंग आपको क्या करने पड़ेंगे? डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। क्यों डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे? क्योंकि पैसा जो बैंक में है वो आपका खुद का पैसा नहीं है, वो लोगों का पैसा है जो जमा है। ठीक है, तो यहां पर आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा ताकि जो भी इन्वेस्टर है वो जान पाए, ठीक है, कि आपका पैसा कितना सुरक्षित है, क्या आपकी कैपिटल है, आप कितना रिस्क उठा रहे हैं, क्या लेवरेज है। तो उन सभी चीजों के बारे में आपको पता लग सके तो उसके रिगार्डिंग यहां पर डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। अब डिस्क्लोजर करने होंगे तो यहां पर कंपटीशन भी होगा, प्लस आपस में ये भी रहेगा, जो बेटर रहेगा, जिसकी रेशियोज बेटर होंगी, वो बेटर वे में सर्वाइव भी कर पाएगा। एंड एक कह लीजिए इंटेलिजेंट डिपॉजिटर है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, वो उसी जगह पर इन्वेस्ट करेगा, वहीं पर डिपॉजिट करेगा जहां पर उसका पैसा जो है वो ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली जो मार्केट डिसिप्लिन है ये कहता है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है ना, जो भी उनको डेवलप किया जाता है अंडर द पिलर 3। ठीक है, इंटर्न अलाउ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो भी एसएस की पीसीज हैं यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनको यहां पर इन डिस्क्लोजर्स के थ्रू पता लग जाती है। लाइक कैपिटल के बारे में, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है,
कैपिटल एडुकेसी क्या है किसी इंस्टीट्यूशन की, उनके बारे में पता लग जाता है। एंड फर्दर अगर आप डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं तो ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने करनी है नहीं करनी है, ये मैंडेटरी है, ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। अगर कंप्लाई नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, मे भी हो सकता है कि आपका लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए या फिर फाइनेंशियल पेनल्टी भी लग सकती है। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसल 3, दैट वाज ऑल अबाउट द बेसल 3। आई होप बेसल 3 आपका प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा डीप करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी हमने काफी डीप इस टॉपिक को कर लिया है। ओके, सो फर्दर उसके बाद बात करते हैं रिगार्डिंग द कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क, यूज ऑफ क्रेडिट रेटिंग। तो जब हमने क्रेडिट रिस्क के लिए रेटिंग को यहां पर कैपिटल को फाइंड आउट करना है ना, जैसे आप कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, रिस्क वेट एसेट्स आपने निकालने हैं, तो वहां पर आपने क्या करना होता है, क्रेडिट जो रिस्क है उसके लिए निकालना, आपने कैपिटल को निकालना है, तो वहां पर क्रेडिट रेटिंग का इस्तेमाल भी करते हैं। वहां पर बेसिकली क्या करते हैं, क्रेडिट रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिन्हें हम CRA कहते हैं ना, उन्हें यहां पर अप्रूव किया हुआ। तो जो RBI अप्रूव्ड यहां पर CRAs है ना, उनसे रेटिंग करवाई जा सकती है। ये यहां पर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एजेंसीज दोनों ही शामिल हैं, जहां से ये रेटिंग करवाई जा सकती है। एंड इस रेटिंग के हिसाब से यहां पर क्या कर सकते हैं, जो रिस्क वेटेज एसेट्स है ना, उन्हें यहां पर इशू किया जाता है। रिस्क वेटेज जो रहती है क्रेडिट रिस्क रिलेटेड, उसे यहां पर बताया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में तो एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको यहां पर समझा दूंगा मैं। तो जो डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो कौन कौन सी हैं, लाइकवाइज इट इज ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्राइसिल है, आइक्रा है, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च है, फर्दर इट इज समेरा, दैट इज स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस रेटिंग लिमिटेड। इंटरनेशनल एजेंसीज में देखें तो फिच, मूडीज, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, S&P जिसे हम कहते हैं, तो वो सब इसमें शामिल है। फर्दर एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर आपको समझा देता हूं। लाइकवाइज यहां पर ना रेटिंग की जाती है, डिफरेंट रेटिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म लोन है, अगर तो है लॉन्ग टर्म लोन, तो वहां पर जो रेटिंग प्रोसेस किया जाता है, दैट इज रिगार्डिंग AAA, ये रेटिंग है। ठीक है, डिफरेंट AAA है, AA है, A है, BBB है। ठीक है, तो इस तरह से रेटिंग की जाती है। इसी तरह से जो शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट ड्यूरेशन के जो लोन है, वहां पर जो रेटिंग की जाती है, दैट इज एज पर A1 प्लस, A1, A2, A3, वहां पर इस तरह से रेटिंग की जाती है। ठीक है, एंड फर्दर यहां पर इनके हिसाब से रिस्क वेटेज दी जाती है, यानी कि जितनी ज्यादा रेटिंग बेटर है उतना ज्यादा उसमें रिस्क जो कंटेन्ड एलिमेंट है वो कितना होगा, कम होगा। यानी कि रेटिंग बेटर है तो रिस्क एलिमेंट जो होगा वो कम ही होगा ना, तभी तो उसकी रेटिंग जो है वो बेटर की गई है। तो यहां पर अगर AAA रेटिंग है तो रिस्क वेटेज कितनी है, 20% है। अगर BBB है तो वहां पर रिस्क वेटेज कितनी है, 100% है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहां पर रिस्क जो रेटिंग है, अगर वो यहां पर अनरेटेड है, रेट किया ही नहीं गया कंपनी को, तो वहां पर भी 100% है। तो बेसिकली यहां पर क्या है, ये रिस्क रेटिंग के हिसाब से ना, ये रिस्क रेटिंग के हिसाब से यहां पर बेसिकली क्या किया जाता है, आपको RWA निकालना है। एंड RWA के हिसाब से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्दर जो आपकी कैपिटल है ना, जो कैपिटल आपको निकालनी है वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो इतना डीप यहां पर जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द बैंक प्रमोशन। ठीक है, तो लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या यूज है, जो हम चीज पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है यहां पर। ओके, क्योंकि अगर आपको कोई थ्योरेटिकल या फिर आपकी पोस्ट ऐसी है, क्रेडिट सीट पर बैठे हैं, तो वहां पर इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन सकता है यहां से। ओके, तो फर्दर इट इज रिगार्डिंग द कैपिटल मार्केट एक्सपोजर। फर्दर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, दैट इज रिगार्डिंग द कैपिटल मार्केट एक्सपोजर। तो एग्रीगेट कैपिटल मार्केट एक्सपोजर जो है, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 40%, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट वे में जो भी नेटवर्थ थी पिछले साल की, बैंक की जो भी नेटवर्थ थी पिछले साल की 31 मार्च के हिसाब से, उसके नेटवर्थ की 40% से ज्यादा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल मार्केट में नहीं हो सकती है। एंड फर्दर विद इन ओवरऑल 40%, यानी कि टोटल जो 40% यहां पर इन्वेस्टमेंट यहां पर अलाउड है, टोटल एक्सपोजर कैपिटल मार्केट में जो अलाउड है, जो डायरेक्ट एक्सपोजर होगा शेयर्स के इन्वेस्टमेंट में, डिवेंचर्स में, ठीक है, वो यहां पर 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, वो यहां पर नेटवर्थ के 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, सो दैट वाज रिगार्डिंग द कैपिटल मार्केट एक्सपोजर।
फर्दर इट इज रिगार्डिंग एडवांसेस अगेंस्ट शेयर्स, एडवांसेस अगेंस्ट शेयर। तो पहली चीज तो यह है कि कोई भी बैंक यहां पर अपने खुद के शेयर्स को परचेज करने के लिए कोई भी लोन नहीं दे सकता, अपने खुद के लोन परचेज करने के लिए लोन नहीं दे सकता। लेकिन अगर किसी और कंपनी के लोन खरीदे जाने, किसी और कंपनी के शेयर खरीदे जाने हैं, तो वहां पर अगर तो शेयर फिजिकल फॉर्म में है, अगर तो शेयर जो है वो फिजिकल फॉर्म में है तो वहां पर 10 लाख तक का लोन, अगर डीमैट फॉर्म में है तो 20 लाख तक का जो लोन है बैंकिंग सेक्टर के द्वारा दिया जा सकता है। तो दो चीजें डिफरेंट डिफरेंट कवर्ड हैं। एक तो है कि बैंक अपने खुद के शेयर्स को परचेज करने के लिए कोई भी लोन नहीं दे सकता है, किसी और कंपनी या बैंक के शेयर परचेज करने के लिए जो यहां पर लोन दिया जाएगा दैट इज लिमिटेड टू ₹10 लाख, दैट इज लिमिटेड टू ₹10 लाख अगेंस्ट शेयर्स हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर्स, एंड अगर डीमैट फॉर्म में है तो वहां पर 20 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर जो टोटल यहां पर आपका एक्सपोजर रहेगा 40% तक है, जो कि पिछले साल की जो भी नेटवर्थ थी उसका 40% मैक्सिमम हो सकता है। फर्दर इट इज रिगार्डिंग आईपीओ फाइनेंस। आईपीओ क्या रहता है? आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि जब पहली बार यहां पर किसी कंपनी ने अपने शेयर्स को इशू करना है, पहली बार यहां पर जब किसी कंपनी ने अपने शेयर्स को इशू करना है तो वहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो लोन है एक इंडिविजुअल को कितना दिया जा सकता है? डेट कुड बी 90% ऑफ द आईपीओ, यानी कि जितना भी यहां पर आपको आईपीओ मिला है उसका 90% या फिर 10 लाख, जो भी अमाउंट इसमें कम होगा उतना अमाउंट यहां पर आईपीओ फाइनेंस के तहत दिया जा सकता है। ओके, फर्दर इट इज रिगार्डिंग स्टैच्यूटरी रिस्ट्रिक्शन। स्टैच्यूटरी रिस्ट्रिक्शन यानी कि जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉयज को, जो हमने चीज पढ़ी थी, वो अपने एम्प्लॉयज को, ये जो सेक्शन 20 में कवर्ड है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 20 में कवर्ड है कि बैंक अपने ही एम्प्लॉयज को अपने ही बैंक के शेयर्स को परचेज करने के लिए लोन नहीं दे सकता। देन इट इज रिगार्डिंग स्टैच्यूटरी रिस्ट्रिक्शन। स्टैच्यूटरी रिस्ट्रिक्शन दैट इज आल्सो कवर्ड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इस पॉइंट को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं बट लेट अस डिस्कस इट अगेन। तो यहां पर पॉइंट क्या है? दैट इज रिगार्डिंग, यहां पर सिनेरियो ये है कि XYZ बैंक ने इन्वेस्टमेंट करनी है कंपनी ए में। तो कंपनी ए की जो भी पेड अप कैपिटल है, कंपनी ए की जो भी पेड अप कैपिटल है उसका 30%, या बैंक की अपनी जो भी पेड अप कैपिटल, लेटर राइट इन शॉर्ट फॉर्म, जो भी अपनी पेड अप कैपिटल है प्लस जो भी रिजर्व्स हैं बैंक के, जो भी रिजर्व्स है बैंक के, इसका 30%। ठीक है, दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी ना, जो भी वैल्यू यहां पर लोअर होगी, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है बैंक यहां पर दूसरी कंपनी में नहीं कर पाएगा। ठीक है, चाहे एज अ प्लेजी, चाहे एज अ मॉर्गेजी, चाहे एज अ एब्सोल्यूट ओनर, इस कंपनी में जो बैंक है इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। उस कंपनी की पेड अप कैपिटल का 30% या अपनी खुद की पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स का जो टोटल अमाउंट है उसका 30%, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट दूसरी कंपनी में नहीं कर पाएगा, जो भी वैल्यू इसमें से कम होगी उसके हिसाब से। ओके, तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। इट इज रिगार्डिंग द काउंटरफीट बैंक नोट्स। काउंटरफीट बैंक नोट्स यानी कि जो जाली करेंसी रहती है ना, उसके बारे में। तो हर कोई बैंक नोट जो हमें काउंटरफीट लगता है या फिर जो काउंटरफीट निकाला गया है उसके ऊपर आपको स्टैंपिंग करनी होती है एंड उस नोट को आपने इंपाउंड कर लेना है। यानी कि मान लीजिए सिनेरियो ये रहा है कि कैश विंडो के ऊपर एक नोट आपके पास पैकेट जमा किया गया या फिर आपके पास ओपन करेंसी जमा की गई, उसमें से आपको एक जो काउंटरफीट करेंसी थी ना, यानी कि जो नोट था वो जाली था, ठीक है, वो आपके पास जमा किए गए। तो ये नहीं है कि आप उसको कहेंगे ये जाली नोट है, इसको वापस रख लीजिए। रूल ये कहता है कि आपने उस करेंसी नोट के ऊपर रेड इंक के साथ आपकी जो स्टैंप होगी ना, काउंटरफीट नोट की स्टैंप, वो आपने यहां पर लगानी है। काउंटरफीट करेंसी की स्टैंप आपने लगानी है। फर्दर आपको इसका एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, जिसके ऊपर उसकी सीरीज, किस डेट को आपके पास आया, कौन से पर्सन ने ये नोट जमा करवाया, वो सारी डिटेल्स आपको लिखनी होती हैं। प्लस आपको इस करेंसी नोट को वापस नहीं करना है, एंड फर्दर अगले 3 साल के लिए, कम से कम 3 साल के पीरियड के लिए इस नोट को अपने पास प्रिजर्व करके रखना होता है। उसके बाद आपको जो भी प्रोसेस रहेगा आपके आरओ की इंस्ट्रक्शंस के साथ, उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा। फर्दर अ बैंक नोट टेंडर्ड एट काउंटर, अ बैंक ब्रांच और ट्रेजरी इज फाउंड टू बी काउंटरफीट नोट, an acknowledgement receipt in the prescribed format must be issued to the tenderer।
ठीक है, यानी कि नोट को स्टैंप करने के बाद जो भी एक एक्नॉलेजमेंट है ना, वो आप उस टेंडरर को देंगे, यानी कि जिस पर्सन ने आपको दिया है उस पर्सन को एक रिसिप्ट दे दी जाएगी एंड कस्टमर के अकाउंट को किसी भी तरह का क्रेडिट जो है काउंटरफीट नोट के केस में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फॉर केसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीट नोट्स अप टू 4 पीसेस, यानी कि अगर आपके पास 4 काउंटरफीट नोट्स भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं सिंगल ट्रांजैक्शन में, तो आप एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में पुलिस अथॉरिटीज को भेजेंगे। यानी कि जो भी पुलिस अथॉरिटीज हैं उनको यहां पर एंड ऑफ मंथ में आप एक प्रिस्क्राइब्ड आप फॉर्मेट में उनको एक रिपोर्ट भेजेंगे अगर सिंगल ट्रांजैक्शन में आपके पास 4 पीस आते हैं। एंड फर्दर अगर आपके पास काउंटरफीट नोट जो है 5 या उससे ज्यादा सिंगल ट्रांजैक्शन में आते हैं, तो उसके केस में एफआईआर को लॉन्च करवाया जाएगा। उसके केस में एफआईआर को लॉन्च करवाया जाएगा विद द नोडल पुलिस स्टेशन और पुलिस अथॉरिटीज। एंड फर्दर काउंटरफीट करेंसी के केस में आपको रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है। किन किन को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है? एक तो आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को FIUIND को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, FIUIND को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। एंड साथ के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है इसके रिगार्ड में। ठीक है, तो 2 जगह रिपोर्टिंग करनी पड़ती है आपको, एक FIUIND को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है एंड RBI को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। एंड ये बेसिकली ब्रांच लेवल पर नहीं रहती है, दिस रिपोर्टिंग इज जनरली ऑन द RO लेवल, ये रीजनल ऑफिस या फिर जोनल ऑफिस लेवल पर रहती है रिपोर्टिंग। ठीक है, सो यहां पर ये रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन भी आपको काउंटरफीट करेंसी मिली है तो विद इन 7 डेज ये रिपोर्टिंग जो है आपको FIUIND को एंड RBI को फर्दर करनी पड़ती है। ओके, तो द काउंटरफीट बैंक नोट्स डिटेक्टेड इन कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच शैल बी फॉरवर्डेड टू द लोकल पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय फाइलिंग द FIR, अगर 5 से ज्यादा मिलते हैं। एंड जो FIR की कॉपी है फोर्ज बैंक नोट्स की, वो विजिलेंस सेल जो होगा ना हेड ऑफिस में बैंक का, उसको भेजी जाएगी। एंड जो काउंटरफीट नोट्स हैं जब वो यहां पर पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद लौटा दिए जाएंगे बैंक को, तो कम से कम आपने उनको 3 साल के लिए प्रिजर्व करना है एंड हाफ ईयरली वेरिफिकेशन करनी है उन करेंसी नोट्स की। फर्दर इट इज रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑन कंपनसेशन टू बैंक्स ऑन द नोशनल वैल्यू ऑफ द काउंटरफीट करेंसी। ये पहले क्या होता था कि जो भी काउंटरफीट करेंसी होती थी ना, उसके रिगार्ड में कुछ ना कुछ वैल्यू जो थी वो यहाँ पर कंपनसेट की जाती थी, लेकिन अब इसके ऊपर क्या है 100% पेनल्टी, यानी कि कोई भी वैल्यू जो है काउंटरफीट करेंसी के ऊपर वो यहाँ पर कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। दैट वुड बी 100% लॉस, दैट वुड बी 100% पेनल्टी, तो वो पेनल्टी की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, फर्दर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज द कमर्शियल पेपर, दैट इज रिगार्डिंग द कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर क्या है? ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या रहते हैं? आपके शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। तो कमर्शियल पेपर क्या है? यहाँ पर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो बेसिकली क्या है कि कंपनीज को पैसे चाहिए, अगर कोई कंपनी है XYZ तो इसको यहाँ पर पैसे चाहिए, अपने इसमें काम करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इसके पास क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं? एक तो इसके पास सोर्स अवेलेबल है कि ये यहाँ पर बैंक लोन ले सकती है, जो कॉर्पोरेट है ये बैंक लोन ले सकती है, लेकिन ये महंगा सौदा है, इसको काफी कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो ये इससे परहेज करती है। फर्दर दूसरा क्या है कि ये अगर रेप्यूटेड कंपनी है तो यहाँ पर मार्केट में जाएगी एंड फर्दर यहाँ पर इक्विटी को यहाँ पर उठा लेगी, यानी कि शेयर्स को इशू करेगी एंड यहाँ पर इसके पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में। फर्दर थर्ड क्या रह सकता है कि यहाँ पर जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या दूसरे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यहाँ पर इशू किया जा सकता है। तो इक्विटी वगैरह क्या रह गया? आपके कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आ गए, जिसमें डेप्ट इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये सब चीजें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम XYZ की केस में बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पर इसको पैसा चाहिए, तो यहाँ पर ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, यहाँ पर मनी मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो जो कमर्शियल पेपर है ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही है। दिस इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। एंड ये क्या है? अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। अनसिक्योर्ड क्यों कहा गया इसे? क्योंकि यहां पर ना कंपनी की सिर्फ और सिर्फ रेटिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कंपनी XYZ का ही एग्जांपल लेते हैं। यहां पर कंपनी XYZ ने यहां पर इशू किए कमर्शियल पेपर यहां पर इशू किए एंड यहां पर जो इन्वेस्टर्स थे इन्होंने इन्वेस्ट भी कर लिया इन कमर्शियल पेपर्स में। इन्वेस्टर्स ने यहां पर इन कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये इस कंपनी की रेटिंग देखेंगे, इस कंपनी की रेटिंग क्या की गई है। उस रेटिंग के हिसाब से ही ना यहाँ पर, उस रेटिंग के हिसाब से ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, कि उनको कितना रिटर्न मिलेगा, ये सेफ है या नहीं है। तो अनसिक्योर्ड से यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि अगर ये कंपनी रिपेमेंट में डिफॉल्ट भी कर देती है
डिफॉल्ट भी कर देती है तो अंडरलाइंग तो कोई एसेट है ही नहीं, यानी कि जिसके अगेंस्ट यहां पर कमर्शियल पेपर को इशू किया गया है उसके अगेंस्ट कोई ऐसा एसेट तो है ही नहीं जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया हो, जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया हो। लाइकवाइज जैसे डिबेंचर के केस में रहता है, जब डिबेंचर इशू करती है कंपनी तो जो भी कंपनी का एसेट है ना उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, डिबेंचर का मतलब ये रहता है। लेकिन कमर्शियल पेपर के केस में ऐसा नहीं हो, कमर्शियल पेपर के केस में ऐसा नहीं रहता, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर क्या है, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में यहां पर डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में यहां पर इशू किया जाता है एंड ये सेबी की जो भी डिपॉजिटरीज है ना उनके द्वारा इशू किया जाता है, यानी कि डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में है तो सेबी की जो भी डिपॉजिटरीज हैं उनके द्वारा यहां पर इशू किया जाता है। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट सब किसके दायरे में, सेबी के दायरे में, ठीक है। तो यहां पर सेबी जो है यहां पर उनकी डिपॉजिटरी के द्वारा ये इशू किया जाता है यहां पर एंड डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है, प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किया जाता है, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो 2 लाइनों में ही बहुत सारा कुछ कवर हो गया, तो इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ठीक है। फर्दर इट इज रिगार्डिंग कि जो कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है ना, ये इसकी डिनोमिनेशन क्या रहती है कि इसका अमाउंट 5 लाख रुपए या इसके जो मल्टीपल्स है ना उनमें रहेगा, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, यानी कि इस तरह के मल्टीपल्स में जो कमर्शियल पेपर है उसे इशू किया जाता है एंड इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, यानी कि इसके ऊपर जो रिटर्न रहेगी ना, जो रिटर्न यहां पर इन्वेस्टर को मिलनी है, जैसे मान लीजिए 5 लाख का कमर्शियल पेपर बिका 4 लाख में, 4 लाख में बिका, ठीक है। तो जब इसकी मैच्योरिटी होगी तो मैच्योरिटी के समय पर जो इन्वेस्टर है उसे 5 लाख मिल जाएंगे, उसे फेस वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर यील्ड क्या हुई, यहां पर प्रॉफिट क्या हुआ, जो डिफरेंस है, जो यहां पर इशूइंग का एंड जो यहां पर रिडीम्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपका क्या हुआ, यहां पर प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के ऊपर इशू किए जाते हैं, कम से कम 7 डेज के लिए, मैक्सिमम इसे 1 साल के लिए इशू किया जाता है। जो भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो 1 साल की ही मैक्सिमम वैलिडिटी रहती है उनकी, ठीक है। एंड फर्दर नॉट बियॉन्ड द क्रेडिट रेटिंग वैलिडिटी पीरियड, नॉट बियॉन्ड द क्रेडिट रेटिंग वैलिडिटी पीरियड। तो इसको चीज को हम फर्दर अभी कवर करेंगे, इस लाइन को अगले 2-3 पैराग्राफ्स में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वहां पर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा समझाना। तो एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो डिनोमिनेशन है 5 लाख है, उसके मल्टीपल में रहती है। मिनिमम पीरियड जो मैच्योरिटी का है 7 दिन का है, मैक्सिमम जो मैच्योरिटी पीरियड है वो यहां पर है 1 साल का, वो यहां पर है 1 साल का। तो उसके बाद बात करते हैं रिगार्डिंग द एलिजिबल इशूअर्स, कौन कौन इसे इशू कर सकते हैं। जो भी एनबीएफसीज हैं, कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहां पर कमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकती हैं। लेकिन उन्हें यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि कुछ एक कंडीशंस हैं जो कॉमन है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर पहले ये देख लेते हैं कौन कौन इशू कर सकते हैं। सो जो भी कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहां पर इशू कर सकती हैं। फर्दर जो कोई भी कंपनी, लाइकवाइज जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, यूनियंस हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, ट्रस्ट लिमिटेड हैं, ट्रस्ट हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं, या फिर और कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी है जो प्रेजेंट है इंडिया में, जिनकी कम से कम जो नेटवर्थ है ना 100 करोड़ की है, जिनकी कम से कम नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ की है, वो भी यहां पर जो कमर्शियल पेपर है उन्हें इशू कर सकती हैं, ठीक है। फर्दर यहां पर कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है, पहली कंडीशन तो ये होगी कि जो कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इशू कर सकती हैं, ठीक है। दूसरी क्या है कि और कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी है इंडिया में वो भी सीपी को इशू कर सकती है, लेकिन उनकी मिनिमम नेटवर्थ है ना, जो मिनिमम नेटवर्थ जो है वो कम से कम 100 करोड़ की हो तो वो इशू कर पाएंगी। फर्दर और कॉमन कंडीशंस क्या है इन दोनों के ऊपर कि उनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो रेगुलर चल रही है, वो स्टैंडर्ड हो। फर्दर अगर कोई भी लोन लिया गया है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में हो, एंड जहां पर एक कैलेंडर ईयर में यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक अगर आपके द्वारा, कंपनी के द्वारा जो भी कमर्शियल पेपर इशू किए गए हैं, अगर उनका अमाउंट 1000 करोड़ से ज्यादा है, अगर उनका अमाउंट 1000 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको कम से कम 2 सेबी अप्रूव्ड जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होंगी ना, उनके द्वारा कम से कम A3 रेटिंग लेनी पड़ेगी, उनके द्वारा कम से कम A3 रेटिंग लेनी पड़ेगी। हमने पढ़ा था रिगार्डिंग एग्जांपल जब आपको करवाई थी ना मैंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की, तो वहां पर हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन। तो ये आपका क्या है, शॉर्ट टर्म लोन है। तो वहां पर हमने क्या क्या कैटेगरीज पढ़ी थी आपकी, दोज वर A1 प्लस, A1, A2, A3, ठीक है, A4D एंड अनरेटेड। तो इस तरह से रेटिंग रहती है। तो यहां पर कम से कम जो रेटिंग होनी चाहिए वो A3 होनी चाहिए,
तब यहां पर आप जो कमर्शियल पेपर है वो इशू कर सकते हैं। लेकिन वो कब करवानी पड़ेगी? जब यहां पर आपने एक कैलेंडर ईयर में 1000 करोड़ से ज्यादा अमाउंट के कमर्शियल पेपर्स को इशू करना है, तो उसके केस में सेबी अप्रूव्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा कम से कम 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा आपको यहां पर रेटिंग करवानी होगी। ओके, तो एक पॉइंट यहां पर हमने कवर करना था, डेट वाज रिगार्डिंग नॉट बियॉन्ड द क्रेडिट रेटिंग वैलिडिटी पीरियड। तो यहां पर जब भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग करती है ना किसी कंपनी को लेकर, तो वहां पर वो वैलिडिटी पीरियड भी बताती हैं, यानी कि उनके द्वारा जो क्रेडिट रेटिंग की गई है वो किस तारीख तक वैलिड है। लाइकवाइज मान लीजिए एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने क्रेडिट रेटिंग की वैल्यू दी एंड डेट वाज अप्रूव्ड अप टू 30th ऑफ सितंबर, 30 सितंबर 2020 तक वैलिड थी। एंड यहां पर एक कंपनी, सेम कंपनी जिसके लिए वैलिडिटी पीरियड 30 सितंबर 2020 तक का दिया गया है, उसने यहां पर एक कमर्शियल पेपर को इशू किया है जिसकी जो वैलिडिटी है वो है यहां पर 6 मंथ की। एंड ये जो कमर्शियल पेपर है ये इशू किया गया 1 जून 2020 को, 1 जून 2020 को। तो इस कमर्शियल पेपर की जो मैक्सिमम वैलिडिटी है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस क्रेडिट रेटिंग की एप्लीकेबिलिटी तक रहेगी, यानी कि जब तक ये क्रेडिट रेटिंग एप्लीकेबल है तब तक ये कमर्शियल पेपर की वैलिडिटी रहेगी, चाहे ये कमर्शियल पेपर 6 महीने का था। ठीक है, तो दैट वाज मेंट अबाउट इट। ओके, सो फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर फर्दर रेटिंग रिक्वायरमेंट की बात अगर करें, रेटिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो भी एलिजिबल इशूअर्स हैं उन्हें यहां पर जो भी यहां पर सेबी के साथ रजिस्टर्ड, सेबी द्वारा अप्रूव्ड जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा उन्हें क्या करवानी पड़ेगी? क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी, कम से कम उन्हें क्रेडिट रेटिंग यहां पर करवानी पड़ेगी। फर्दर वेयर बोथ द रेटिंग्स आर द सेम, सो जो यहां पर इशुएंस है लोअर क्रेडिट रेटिंग की एंड लोअर अमाउंट की, मान लीजिए यहां पर 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, CRA1 है, CRA2 है, ठीक है, एंड कंपनी XYZ को इन्होंने रेट करना है। तो इसने 500 करोड़ के लिए रेटिंग की है CRA1 ने, एंड CRA2 ने रेटिंग की है 1000 करोड़ के लिए, ठीक है। एंड यहां पर इसने की है रेटिंग A3, A2 कह लीजिए, एंड इसने यहां पर रेटिंग की है A3। तो लोअर रेटिंग कौन सी है? लोअर रेटिंग है यहां पर A3 है, लेकिन लोअर अमाउंट क्या है? 500 है ना। तो इस रेटिंग को यहां पर वैलिड माना जाएगा, इस रेटिंग को यहां पर वैलिड माना जाएगा, यानी कि जो भी लो रेटिंग रहेगी उसे यहां पर वैलिड माना जाएगा। ओके, एंड यहां पर भी कम से कम जो रेटिंग होनी चाहिए वो A3 होनी चाहिए, यानी कि 2 कंडीशंस में रेटिंग रिक्वायर्ड है। पहली चीज तो ये है कि जो भी एलिजिबल इशूअर्स है ना उन्हें रेटिंग करवानी पड़ेगी, कम से कम 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उनको रेटिंग करवानी है। फर्दर जहां पर एक कैलेंडर ईयर में जो कमर्शियल पेपर का इशुएंस है वो 1000 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, उसके केस में भी रेटिंग करवानी पड़ेगी। ओके, and further it is regarding the secondary market and trading settlement of CP, secondary market trading and settlement of CP। so secondary market क्या रहती है, प्राइमरी मार्केट क्या रहती है, पहले उसे समझिए फिर सेकेंडरी मार्केट को समझ लेंगे। so XYZ ने जब यहां पर इन्वेस्टर्स को CP यहां पर इशू किए, यहां पर हैं ये इन्वेस्टर जिनको पहली बार यहां पर कमर्शियल पेपर जो है इशू किए गए, तो पहली बार इशू किए गए हैं, तो ये क्या है यहां पर प्राइमरी मार्केट है, ये है यहां पर प्राइमरी मार्केट। जब दूसरी बार ये जो प्राइमरी मार्केट में इशू किए गए ना इन्वेस्टर्स को, फर्दर ए इन्वेस्टर है, ए ने फर्दर आगे बेचना है, तो ये जो दूसरी बार यहां पर खरीद फरोख्त होगी ना, दूसरी बार या इससे ज्यादा बार जब भी खरीद फरोख्त होगी सीपीज की, दैट वुड बी टर्म्ड एज सेकेंडरी मार्केट। तो उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है जब पहली बार कंपनी के द्वारा दिए गए, दैट इज प्राइमरी मार्केट। सेम चीज यहां पर शेयर्स के मामले में भी रहती है ना, जैसे मान लीजिए कोई नई कंपनी आई, लाइकवाइज ABC लिमिटेड कंपनी आई, ABC लिमिटेड कंपनी ने जब आईपीओ निकाला, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करी, तो वहां पर जब पहली बार शेयर दिया गया तो वो क्या हुआ, यहां पर वो प्राइमरी मार्केट हुई जब आईपीओ यहां पर दिया गया। लेकिन आईपीओ मिलने के बाद लोगों ने आपस में खरीदना बेचना शुरू कर दिया, तो वो क्या हुआ? सेकेंडरी मार्केट हुई। ठीक है, तो पहली बार यहां पर खरीद बेच जब की जाती है तो कंपनी उसमें इन्वॉल्व है, सेकेंड टाइम में जो कंपनी है वो यहां पर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो दैट इज अ कंसेप्ट रिगार्डिंग द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद बात आता है कि जितने भी ओवर द काउंटर ट्रेड है सीपी के केस में, उन्हें यहां पर फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड रिपोर्टिंग में 15 मिनट के अंदर अंदर रिपोर्ट करना होगा। तो सिंपल सी चीज ये समझ लीजिए कि जो भी यहां पर ओवर द काउंटर ट्रेड रहेगा सीपी का, कमर्शियल पेपर का, उसे 15 मिनट के अंदर अंदर आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा?
रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट यहाँ पर समझने वाला सिर्फ पॉइंट इतना ही है, एंड यहाँ पे बैंक प्रमोशन से रिलेटेड पॉइंट इतना ही है। सो बाकी जो पॉइंट है यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है इसे हम कर देते हैं डिलीट, बिकॉज दैट वुड नॉट बी नेसेसरी टू बी डन ओवर हियर। तो फर्दर इसके बाद पढ़ते हैं रिगार्डिंग द लोन अगेंस्ट द सीपी। तो सीपी के अगेंस्ट कोई भी लोन नहीं दिया जा सकता। एंड फर्दर अगर सीपी की जो मैच्योरिटी है वो छुट्टी वाले दिन है तो उसे पिछले दिन पे किया जाएगा, छुट्टी वाले दिन है तो उसे पिछले दिन पे किया जाएगा। एंड फर्दर अगर कोई कंपनी यहाँ पर रीपेमेंट में डिफॉल्ट करती है ना, अगर सीपी की रीपेमेंट में डिफॉल्ट करती है तो उसके केस में कम से कम 6 महीने के लिए वो कंपनी कोई और सीपी को इशू नहीं कर पाएगी। अगर सीपी में डिफॉल्ट किया तो अगले 6 महीने के लिए कम से कम वो कंपनी कोई भी सीपी को, कमर्शियल पेपर को इशू नहीं कर पाएगी। लोन तो इसके अगेंस्ट मिल ही नहीं सकता। फर्दर यहाँ पर ना कंपनीज को अलाउ होता है कि वो अपने खुद के सीपी को ना दोबारा से परचेज कर सकती हैं। जैसे कंपनी XYZ ने एक सीपी को इशू किया, यहाँ पर अपने वो सीपीज को दोबारा से परचेज कर सकती हैं, लेकिन कम से कम 30 दिन बाद, यानी कि जब उन्होंने इशू किया तो इशू करने के कम से कम एटलीस्ट आफ्टर 30 डेज वो यहाँ पर सीपीज को दोबारा से परचेज कर सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टू बी नोन अबाउट द कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर के बारे में इतना जानना काफ़ी वो था, सफिशिएंट रहा। तो फर्दर इसके बाद टॉपिक कवर करने वाले हैं WMA। तो अब तक की वीडियो आपको कैसी लगी है जल्दी से इस वीडियो को बता दीजिए, लाइक करते हुए एंड साथ के साथ शेयर करते हुए, एंड साथ के साथ यहाँ पर जो लाइक या फिर स्माइली का यहाँ पर आइकन है उसे यहाँ पर बना दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको वीडियो को कंटेंट बेटर लगा है एंड आप वीडियो को समझ पा रहे हैं। एंड इन बिटवीन लेंगे 20 सेकेंड का यहाँ पर एक ब्रेक, एंड जल्दी ही यहाँ पर वीडियो में आएंगे वापस। तब तक आप इस एक्टिविटी को कर लीजिए। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस एक छोटा सा टॉपिक है वैसे तो, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में कवर किया है ताकि आप इसका जो मेन पर्पस है ना उसे समझ पाएं। तो वेज एंड मीन एडवांसेस बेसिकली रहता क्या है कि जैसे गवर्नमेंट के पास ना डेफिसिट रहता है, डेफिसिट रहता है बजट का, यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं, एक्सपेंसेस हैं, एंड यहाँ पर कुछ ना कुछ रेवेन्यू है, मे बी एंटीसिपेटेड रेवेन्यू जो आने वाले समय में रेवेन्यू होगा, एंटीसिपेटेड रेवेन्यू हो उसके बारे में है। ठीक है, तो यहां पर जो गैप है इन बिटवीन, ये जो गैप रह गया ना उसको तो कवर अप करना जरूरी है यहां पर। तो उसके द्वारा यहां पर बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो किसी तरह का ऐसा लोन नहीं ले सकती, लेकिन यहां पर वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू उनको एक टेम्परेरी फैसिलिटी दी जाती है, टेम्परेरी लोन फैसिलिटी उनको दी जाती है। ठीक है, तो डेट इज कवर्ड अंडर द WMA, डेट इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो यहां पर क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि WMA होता क्या है। जनरली ये डेफिनेशन के ऊपर पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है रिगार्डिंग द पीरियड। ठीक है, सो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही जरूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो टेम्परेरी लोन फैसिलिटी दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, डेट इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस। एंड इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहता है, 90 डेज तक का रहता है। अगर 90 डेज तक इसे गवर्नमेंट वापस नहीं करती है तो ये ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर कोई एडवांस दिया है गवर्नमेंट को कोई एडवांस दिया है वेज एंड मीन एडवांसेस के तहत, तो अगर तो 90 डेज के अंदर ही वापस कर दे तो ठीक है। अगर 90 डेज में वापस नहीं किया तो ये जो WMA दिया गया था इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है नेक्स्ट 10 डेज के अंदर कंप्लीट यहां पर खत्म करनी होती है। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही है, स्टेट गवर्नमेंट के केस में क्या प्रोसेस है उसे भी देख लेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिगार्डिंग द WMA फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो WMA जो स्कीम है इसलिए डिज़ाइन की गई थी ताकि जो भी टेम्परेरी मिसमैचेस है ना गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स में, गवर्नमेंट की पेमेंट में, उसको यहाँ पर कवर अप किया जा सके, उसको मीटअप किया जा सके। एंड फर्दर ये जो फैसिलिटी है ये गवर्नमेंट के द्वारा इस्तेमाल की जाती है ताकि जो भी इमीडिएट कैश नीड्स हैं गवर्नमेंट की उनको यहाँ पर पूरा किया जा सके। एंड WMA फैसिलिटी जो लोन फैसिलिटी है 90 डेज के लिए अवेलेबल रहती है गवर्नमेंट के लिए। कहने का मतलब है 90 डेज के अंदर अंदर गवर्नमेंट को इस फैसिलिटी को वैकेट करना होता है, निपटाना होता है, ठीक है। एंड जो इंटरेस्ट WMA के ऊपर चार्ज किया जाता है ना दैट इज इक्वल टू द रेपो रेट। जो भी रेपो रेट रहता है उसके इक्वल यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर चार्ज किया जाता है। एंड यहाँ पर जो लिमिट रहती है WMA की सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में दैट इज डिसाइडेड बाय RBI एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, यानी कि जो म्यूचुअल यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के तहत जो लिमिट रहती है WMA की वो यहाँ पर डिसाइड की जाती है। एंड फर्दर एज आई टोल्ड यू अगर WMA जो है 90 डेज से ज्यादा चला जाता है तो उसके केस में उसे ओवरड्राफ्ट ट्रीट किया जाता है, तो उसे ओवरड्राफ्ट ट्रीट किया जाता है। एंड ओवरड्राफ्ट के केस में बेसिकली कब बना, ओवरड्राफ्ट तब रहेगा जब आपका WMA जो लिमिट है वो क्रॉस होगी 90 डेज से ज्यादा। एंड फर्दर जो ओवरड्राफ्ट है वो भी लगातार 10 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकती है। ओवरड्राफ्ट के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो रेपो रेट प्लस 2% चार्ज किया जाता है, यानी कि WMA के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है दैट इज इक्वल टू रेपो रेट। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट बन जाती है तो उसके केस में रेपो रेट प्लस 2% के हिसाब से रेट चार्ज किया जाता है। फर्दर स्टेट गवर्नमेंट को जो यहाँ पर लोन दिया जाता है WMA के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लोन दिया जाता है WMA के अंडर, तो यहाँ पर उसके दो टाइप रहते हैं, एक रहता है SDF, दूसरा रहता है नॉर्मल WMA। नॉर्मल WMA सेम ही रहेगा जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, लेकिन SDF क्या है कि WMA से पहले आप SDF देते हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट रहता है SDF का वो एंड WMA का वो किसके साथ लिंक्ड रहता है, रेपो रेट के साथ ही लिंक रहता है। तो सबसे पहले SDF के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी होती क्या है। तो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी WMA से पहले अवेलेबल रहती है, यानी कि जो भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटीज अवेलेबल है ना, जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं उन सिक्योरिटीज के ऊपर चार्ज को क्रिएट करते हुए ना, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हैं तो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर क्या करेंगे, चार्ज क्रिएट किया जाएगा। इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाएगा एंड उसके बदले में यहाँ पर जो फैसिलिटी है, लोन फैसिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी। एंड इसके केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो रेपो रेट से 1% कम रहता है। लिंकेज रेपो रेट के साथ ही है लेकिन रेपो रेट से 1% कम रहता है। क्यों कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी भी तो अवेलेबल है, WMA के केस में तो कोई सिक्योरिटी अवेलेबल है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी के बदले में यहाँ पर लोन लेते हैं एंड यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है दैट इज लेसर देन 1% लेसर देन द रेपो रेट। एंड फर्दर उसके बाद बात आती है नॉर्मल WMA की। तो यहाँ पर जब एग्जॉस्शन हो जाती है, यानी कि स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी की लिमिट जो है वो खत्म हो गई है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट को भी WMA फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एंड जो टाइम पीरियड है इसका भी WMA के केस में वो 90 डेज का ही रहता है। एंड जो अमाउंट ऑफ लोन रहेगा जो नॉर्मल WMA के पास यहाँ पर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो वो पिछले 3 साल की जो भी एवरेज रेवेन्यू या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है, रेवेन्यू या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है, उसके एवरेज के हिसाब से जो अमाउंट है वो तय किया जाता है, उसके अमाउंट के हिसाब से जो अमाउंट है वो तय किया जाता है। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट WMA के केस में चार्ज किया जाता है दैट वी ऑलरेडी नो कि वो रेपो रेट के इक्वल है, वो रेपो रेट के इक्वल है। एंड फर्दर जहां पर WMA आपका कंटिन्यू रहता है, यानी कि 90 डेज से ज्यादा रहा, वहां पर आपका WMA ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरड्राफ्ट उसे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सो फर्दर दैट वाज रिगार्डिंग द WMA। सो उसके बाद बात करते हैं रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद बात करते हैं रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटेशन। सो डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है, डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है, जब आप लोन को साइन करवाते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन एक तरीका है जिसके थ्रू हम बोरोर को बाइंड करते हैं, जिसके थ्रू हम सिक्योरिटी के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं। एंड जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बोरोर के हिसाब से अलग होगी, वो टाइप जो चार्ज आपने क्रिएट करना है उसके हिसाब से अलग होगी। तो डेफिनेशन वाइज देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन वाइज देखते हैं यहाँ पर। फॉर अ बैंकर अ डॉक्यूमेंट जनरली रेफर्स टू रिटन रिकॉर्ड। सो अकेले डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि कोई भी जो रिटन रिकॉर्ड है जिसको आपने एक प्रमाण की तरह, एक एविडेंस की तरह क्रिएट करना है कि आपने पैसा उधारा दिया है, वो क्या आपका डॉक्यूमेंट है, वो आपका डॉक्यूमेंट है। सो इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है उसे किस में डिफाइन किया गया, दैट इज डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट
सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में डिफाइंड है, एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 जो है जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 का, उसमें भी डिफाइंड है। तो डॉक्यूमेंट दो यहाँ पर एक्ट्स में डिफाइंड है, एक इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइंड है एंड फर्दर जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 में डिफाइंड है। फर्दर जब आप एक डॉक्यूमेंट को प्रॉपर एक वे से एग्जीक्यूट करते हैं एंड कानून के दायरे में रहते हुए एग्जीक्यूट करते हैं कि आप उसे बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जा सकते हैं। तो जब सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आप उसको बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकते हैं, उनके हिसाब से जब आप एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। सो एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? एग्जीक्यूशन का मतलब है वो पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू आपने जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे उनके ऊपर प्रॉपर स्टैंपिंग करने के बाद, जहां पर भी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड थी, जहां पर भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड थी, या फिर कोई और फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड थी, उनको फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद जहां पर भी रिक्वायर्ड था वहां पर आपने बोरोर्स के सिग्नेचर्स लिए। तो ये सारा प्रोसेस किस में आता है? एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में आता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में आता है। तो एग्जीक्यूशन जब आप डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली करते हैं ताकि आप उनको कोर्ट के दायरे में लेकर जा सकें, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। ओके, सो इंपॉर्टेंस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का? डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? पहली चीज है डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बोरोर एंड सिक्योरिटी। डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बोरोर एंड सिक्योरिटी। डॉक्यूमेंटेशन की मदद से आप बोरोर को, सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप बोरोर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड फर्दर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या है? एक रिटन एविडेंस है, एक रिटन आपके पास एविडेंस है जो कानून में लागू होगा, कोर्ट में एक्सेप्टेबल होगा। फर्दर एक तरीका है जिसके थ्रू आप सिक्योरिटी के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं। फर्दर एक तरीका है जिसके थ्रू जो बैंक है वह कानून के दायरे में जा सकता है। फर्दर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट का जो रीजन है उसे भी सर्व करता है। यानी कि अगर आपने शुरू में डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया है, डेट इज बेसिकली इक्वल टू आपने डेप्ट एक्नॉलेजमेंट लेटर को लिया। तभी जब हमने लिमिटेशन के बारे में पढ़ा था तब हमने ये भी कवर किया था कि अगर आप यहां पर अगर डॉक्यूमेंटेशन को दोबारा से साइन करवा लेते हैं ना, यानी कि जहां पर लिमिटेशन एक्सपायर भी हो चुकी है वहां पर फ्रेश प्रॉमिस कर लिया जाता है, तो वहां पर बेसिकली आपका जो लिमिटेशन है वो दोबारा से अलाइव हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। फर्दर नेचर एंड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्या रहेगी वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बोरोर को लोन दे रहे हैं। प्रोप्राइटर के लिए डॉक्यूमेंट अलग होगा, पार्टनरशिप के लिए अलग होगा, एचएफ के लिए अलग होगा, सोसाइटी के लिए अलग होगा। इसी तरह से अगर टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो आपने हाइपोथिकेशन का चार्ज करना, डॉक्यूमेंट अलग होगा। टर्म लोन देना है तो सॉरी टर्म लोन नहीं, अगर आप प्लेज का चार्ज क्रिएट करना है अलग डॉक्यूमेंट होगा। इसी तरह टाइप ऑफ फैसिलिटी यानी कि कैश क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं तो अलग डॉक्यूमेंट होगा, टर्म लोन दे रहे हैं तो अलग डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डिसाइड करते हैं, तीन फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होंगे, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होंगे। फर्दर हु शुड एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट को कौन एग्जीक्यूट करेगा? जो पर्सन यहां पर कंपीटेंट है, जो पर्सन कंपीटेंट है अंडर द लॉ। जो सेक्शन 11 है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, आईसीए का, वो क्या कहता है? जो भी पर्सन कंपीटेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। तो क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है? नहीं, माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर कोई पर्सन जो है वो पागल है या इनसॉल्वेंट है, वो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, वो भी डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। फर्दर इट इज रिगार्डिंग मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो अगर इंडिविजुअल है तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में साइन करेगा, पर्सनल कैपेसिटी में साइन करेगा। एचयूएफ है यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो कर्ता जो है उसे ऑथराइज किया जाता है, कर्ता ऑथराइज्ड रहता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकता है। तो वहां पर जो कर्ता है वो यहां पर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन एज अ प्रैक्टिस, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, एचएफ के केस में जो को पार्टनर्स रहते हैं ना उनके भी आप साइन करवाते हैं ताकि वो भी पर्सनल लायबल रहें, ताकि वो भी पर्सनल लायबल रहें। तो आप एचएफ के को पार्टनर्स के भी साइन करवाते हैं। तो वहां पर एज अ प्रैक्टिस आप को पार्टनर्स एज वेल एज कर्ता सभी के साइन करवाते हैं। लेकिन एज अ रूल एचएफ के साइन जो है, एचएफ जो अगर अकेला भी एग्जीक्यूट कर देता है तो दैट इज डन। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में जो भी पार्टनर्स हैं वो यहां पर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एज वेल एज कैपेसिटी ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड,
दैट इज अनलिमिटेड। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में फर्दर एज वेल एज कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर्स यहाँ पर सिग्नेचर्स करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। फर्दर इट इज रिगार्डिंग कंपनी, तो यहाँ पर जिन पर्संस को ऑथराइज किया गया है बोर्ड के रेजोल्यूशन के द्वारा वो साइन करेंगे। इलिटरेट बोरोर के केस में जो पर्सन है, जेंट्स के केस में यानी कि मेल के केस में जो LTI है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, उसे लगाएंगे। एंड फीमेल के केस में जो RTI है वो लगाएंगे, यानी कि राइट थंब इंप्रेशन जो है वो यहाँ पर फिक्स करना होता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। एंड फर्दर जहां पर भी LTI RTI लगाया जाएगा वहां पर साथ में आपको उसको मार्क करके लिखना रहता है, मार्क करके लिखना रहता है कि LTI है या RTI है। लाइकवाइज यहां पर कोई थंब इंप्रेशन लगाया तो उसे मार्क करेंगे एंड साथ में वहां पर लिखेंगे LTI ऑफ A, जिस पर्सन के LTI है या RTI है उसके बारे में वहां पर मेंशन करना होगा। ओके, फर्दर एक जाओ यहां पर लीगली जरूरी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो पर्सन इलिटरेट है, चाहे वो पर्सन यहां पर ब्लाइंड है, तो उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक ना अलग से लेटर लेनी होती है, एक अलग से एक डेक्लारेशन लेनी होती है। एंड ये डेक्लारेशन किस तरह से होगी, किस तरफ कौन से केसेस में होगी, एक तो होगी यहां पर इलिटरेट पर्सन के केस में, दूसरा है जहां पर ब्लाइंड पर्सन है उनके केस में, थर्ड है यहां पर जहां पर साइन किए गए हैं वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में, यानी कि जो स्थानीय भाषा है या कोई अलग भाषा है डॉक्यूमेंट की भाषा से, डॉक्यूमेंटल लैंग्वेज से अलग अगर लैंग्वेज में साइन किए गए हैं उस केस में। तो तीनों केसेस में यहां पर एक डेक्लेरेशन लेनी पड़ती है। एंड ऐसी जो डेक्लेरेशन लेनी पड़ेगी ये किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से ली जाएगी, ये इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से लेनी पड़ेगी। एंड ये बेसिकली डेक्लेरेशन किस चीज के रिगार्डिंग रहेगी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना उनको प्रॉपरली यहां पर पढ़कर इस पर्सन को समझा दिया गया। इलिटरेट पर्सन है तो उसको समझा दिया गया, ब्लाइंड पर्सन है तो उसको समझा दिया गया वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में। लाइकवाइज जो डॉक्यूमेंट थे वो थे इंग्लिश में, एंड जो सिग्नेचर्स थे वो किए हैं पर्सन ने हिंदी में या फिर साइन किए हैं उसने उर्दू में। उसके केस में क्या रहेगा, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज है तो अलग से एक डिक्लेरेशन लेंगे एक उस पर्सन के द्वारा जिसके सिग्नेचर्स खुद के किस में होंगे, डॉक्यूमेंटल जो लैंग्वेज है उसमें होंगे। यानी कि अगर डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज मान लीजिए इंग्लिश में है, डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश में है, तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी यहाँ पर जिसके द्वारा डिक्लेरेशन ऑब्टेन की जाएगी ना उसके सिग्नेचर्स भी यहाँ पर इंग्लिश में होने चाहिए, तभी वो वैलिड रहेगी कि जो डॉक्यूमेंट थे उनका प्रॉपर जो मतलब है यहाँ पर इनको समझा दिया गया इलिटरेट पर्सन को। एंड फर्दर अगर ब्लाइंड पर्सन ने साइन किया तो उसके द्वारा डिक्लेरेशन रहेगी कि जो डॉक्यूमेंट थे उनको प्रॉपरली यहाँ पर पढ़कर समझा दिया गया है यहाँ पर ब्लाइंड पर्सन को। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के केस में भी सेम लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। फर्दर इट इज रिगार्डिंग द डेट एंड प्लेस, अब डेट एंड प्लेस का जो कंसेप्ट है वो यहां पर क्यों जरूरी है जब हम डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो डेट का इसलिए बेनिफिट रहता है कि जो भी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगी ना वो बेसिकली लॉ ऑफ लिमिटेशन को बाइंड करेगी। तो दो तरह की चीज रहती है, एक रहता है कि जो डॉक्यूमेंट था उसे यहां पर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डेट जो लिखी गई है वो लिखी गई है मान लीजिए 19 जुलाई 2020, वो लिखी है 19 जुलाई 2020। लेकिन पर्सन ने जब अपने साइन किए, लाइकवाइज जो पर्सन है उसने अपने साइन किए तो साइन के नीचे उसने तारीख लिख दी 23 अगस्त 2020। तो कौन सी डेट वैलिड होगी एग्जीक्यूशन की, ये वाली डेट वैलिड होगी, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना है। तो जो भी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगी वो तय करेगी लॉ ऑफ लिमिटेशन को। एंड इसमें एनिवर्सरी डे शामिल रहता है, यानी कि अगर 3 साल की यहां पर लिमिटेशन है ना तो यानी कि 23 अगस्त 2023 इस डेट तक यहां पर जो लिमिटेशन है वो अलाइव रहेगी। ओके, तो एनिवर्सरी डे का मतलब क्या रहता है कि जिस तारीख को लोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए गए थे वो तारीख यहां पर शामिल रहेगी एट द लिमिटेशन। ओके, तो डेट का तो ये बेनिफिट रहता है। प्लेस का मतलब क्या रहता है कि अगर कोई भी यहां पर झगड़ा रहता है, क्योंकि एग्रीमेंट क्या हुआ है, एग्रीमेंट बेसिकली ये ना कि मेरा क्या राइट है, मैं उस राइट को किस तरह से अपनाऊंगा उसके बारे में है। एग्रीमेंट यही चीज है कि मेरा क्या राइट है, तुम्हारा क्या राइट है, मेरा रीपेमेंट लेने का राइट है, तुम्हारा क्या राइट है, वो सभी चीजें के बारे में, यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। एंड अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस तोड़ी जाती हैं तो कहां पर जाएगा पर्सन, एक ही तो जगह जहां पर जाएगा, कोर्ट में जाएगा। तो कौन सी कोर्ट में जाएगा वो कहां से पता लगेगा, वो पता लगेगा डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन प्लेस से।
कौन सी जगह पर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया गया है वो चीज तय करेगी कि ये जो केस है वो कौन सी कोर्ट में जाएगा। ठीक है, अगर कोई यहां पर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है दिल्ली में, अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है दिल्ली में एंड पर्सन जो बोरोर था वो शिफ्ट हो गया, अब मान लीजिए लखनऊ में, वो शिफ्ट हो गया लखनऊ में, तो क्या केस लखनऊ में जाके लड़ा जाएगा? नहीं, वो इस जो डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन प्लेस थी उनके हिसाब से यहां पर जो केस है वो लड़ा जाएगा। ठीक है, तो डेट एंड प्लेस का ये बेनिफिट रहता है। एंड फर्दर अगर जहां पर जो डेट्स हैं, मान लीजिए दो बोरोर थे, तो ज्वाइंट बोरोर के केस में, अगर ज्वाइंट बोरोर हैं तो उनके केस में दोनों बोरोर साइन करेंगे, या अगर दो से ज्यादा बोरोर हैं तो भी दोनों साइन करेंगे, या फिर अगर उनका कोई कॉमन अपॉइंटी एजेंट है वो साइन करेगा। ठीक है, तो ज्वाइंट बोरोर के केस में पर्सन ए ने जो साइन किए उसके ऊपर उसने तारीख लिख दी 19 अगस्त 2020, लेकिन पर्सन बी ने जब साइन किए उसने साइन किए थे मान लीजिए 23 को, तो उसने लिख दिया 23 अगस्त 2020। तो जो भी लेटर डेट है ना, बाद वाली डेट है, उसे यहां पर कंसीडर किया जाएगा सब्जेक्ट टू कि दोनों की यहां पर क्या हो, कंसेंट हो। दोनों को यहां पर क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। तो अगर यहां पर दोनों का कंसेंट होगा तो यहां पर जो बाद वाली डेट है उसे कंसीडर किया जाएगा, पहले वाली डेट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, तो फर्दर इट इज रिगार्डिंग कि अगर डॉक्यूमेंट्स के दौरान किसी भी तरह की ऑल्ट्रेशन, इंसर्शन, कटिंग, ओवरराइटिंग, इरेजिंग, डिलीशन होती है तो वहां पर एग्जीक्यूटेंट्स के सिग्नेचर्स दोबारा से होंगे, अदरवाइज कोई भी ऑल्ट्रेशन, जो इंसर्शन है, कटिंग है, ओवरराइटिंग है, वो वैलिड नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगी। एंड फर्दर अगर कोई पर्सन लेफ्ट हैंड से साइन कर रहा है तो उसे वहां पर सिग्नेचर्स के नीचे नोट डाउन किया जाना चाहिए कि पर्सन ने लेफ्ट हैंड के साथ साइन किए हैं। फर्दर वर्नाक्युलर लैंग्वेज के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज का मतलब है कि आपने कोई स्थानीय भाषा में या फिर डॉक्यूमेंट से अलग अपने लैंग्वेज में सिग्नेचर्स किए हैं, तो वहां से आपके द्वारा एक थर्ड पार्टी पर्सन के द्वारा अलग से डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कि जो पर्सन है उसको ट्रांसलेट करते हुए डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली समझा दिया गया है। ओके, तो ये यहां पर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो उसके बाद बात आता है रिगार्डिंग द विटनेसिंग द डॉक्यूमेंट्स। विटनेसिंग द डॉक्यूमेंट्स, तो जो विटनेसिंग है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एंड विटनेसिंग डॉक्यूमेंट्स की कौन करेगा? विटनेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स उस पर्सन के द्वारा की जाएगी दैट इज नॉट पार्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज नॉट पार्टी टू द ट्रांजेक्शन। मान लीजिए XYZ बैंक के बीच में एंड A के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो यहां पर जो पर्सन पार्टी नहीं है, यानी कि B पर्सन, तो यहां पर डॉक्यूमेंट को विटनेस कर सकता है, लेकिन A खुद यहां पर विटनेस नहीं कर सकता। A यहां पर खुद विटनेस नहीं कर सकता, यानी कि उस पर्सन के द्वारा यहां पर विटनेसिंग की जाएगी जो पर्सन ट्रांजैक्शन में पार्टी नहीं है। एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ओके, एंड फर्दर अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है जहां पर विटनेसिंग रिक्वायर्ड है एंड उसे विटनेस नहीं किया जाता तो वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे आपका एग्रीमेंट रहता ना, लेटर ऑफ गारंटी रहती है जो, तो ज्यादातर क्या रहता है कि एग्रीमेंट ऑफ गारंटी के अगर आपने विटनेस अगर नहीं ली है तो फर्दर अगर आप उसे कोर्ट में पेश करते हैं बिना विटनेस के ही तो उसे इनवैलिड माना जाएगा, उसका कोई भी लीगल वेटेज नहीं रहेगी। ठीक है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट जहां पर विटनेसिंग रिक्वायर्ड थी उसे विटनेस नहीं किया गया तो उसे इनवैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा एंड उसकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं होगी। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जहां पर विटनेसिंग जो है वो मस्ट है? जैसे मॉर्गेज डीड है, गारंटी डीड है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, सेल डीड है, असाइनमेंट है। तो इन केसेस में क्या है, बेसिकली जो विटनेसिंग है वो मस्ट है। अगर विटनेस नहीं किया गया तो ये वैलिड नहीं होंगे, इनवैलिड डॉक्यूमेंट होंगे। ठीक है, फर्दर जहां पर विटनेसिंग रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे एग्रीमेंट ऑफ प्लेज है, हाइपोथिकेशन का एग्रीमेंट है, लेटर ऑफ कंटिन्यूटी, लेटर ऑफ सेट ऑफ, कैश क्रेडिट एग्रीमेंट, यूसेंस प्रोनोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट ऑफ बुक डेप्ट, तो इनके केस में यहां पर जो विटनेसिंग है वो रिक्वायर्ड नहीं है। फर्दर इट इज रिगार्डिंग, तो दैट वाज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। एंड इसके साथ ही जो आज का वीडियो है उसे भी करते हैं समअप। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, एंड साथ ही साथ आउट ऑफ 10 कर दीजिए रेट कि आप 10 में से इस वीडियो को कितना रेट करते हैं। ठीक है,
तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए एंड वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आउट ऑफ 10 आप इस वीडियो को कितना रेट करते हैं एंड वीडियो को साथ की साथ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके एंड हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में जो सेशंस रहें वो छोटे सेशंस रहें ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज। आई विल ट्राई कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं, बट मुझे बोलने में बहुत दिक्कत आ रही है। डेट इज़ वाई मतलब लंबे सेशंस लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बिकॉज कई कैंडिडेट्स का यहाँ पर प्रमोशन का एग्ज़ाम जो है डेट इज़ शेड्यूल्ड टू बी ऑन 26-27। that is scheduled to be on 26-27, but I hope they can understand, but don't worry, we have got full video course for you। full video course जो है वो already covered है, preloaded classes covered है जो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप आसानी से उनके थ्रू भी कवर कर सकते हैं एंड इन बिटवीन हम आपस में जो क्वेश्चंस क्वेरी है वो करते रहेंगे। ओके एंड अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए 8360944207 के ऊपर। आपको अपना नेम लिखकर जिस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं वो लिखकर आप साथ के साथ यहाँ पर बेसिकली हमें व्हाट्सएप कर दीजिए नेम एंड साथ के साथ जैसे बैंक प्रमोशन का आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो बैंक प्रमोशन साथ में लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। वी विल बी एडिंग टू द अप्रोप्रिएट ग्रुप। ओके तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए कि अगर आपको हमारी एफर्ट्स हमारे अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। हमें जो भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनके थ्रू पता लग जाता है कि कौन से पर्सन्स ने शेयरिंग की है नहीं की है। तो काइंडली प्लीज़ शेयर द वीडियो, काइंडली प्लीज़ शेयर द वीडियो। इट मीन्स अ लॉट टू अस, इट मीन्स अ लॉट टू अस।